बिगेस्ट स्कैम एवर द अमाउंट इज 10 लाख करोड़। टाइटल तो आप सब लोगों ने पढ़ ही लिया होगा और आप सोच रहे होंगे कि और न्यूज़ चैनल में इसके बारे में तो कुछ सुना ही नहीं। आज हम बताएंगे कैसे देश के अंदर 10 लाख करोड़ का घोटाला चल रहा है, जिसका सपोर्ट गवर्नमेंट से लेकर बैंक और भी कई सारे लोग कर रहे हैं। इन सब में आपका क्या नुकसान है, या फिर मैं ये कहूँ कि इसमें सिर्फ आपका हो और आपका ही नुकसान है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये पूरा पैसा आपको ही भरना पड़ेगा। इस पूरे घोटाले को समझने के लिए आपको कोई फाइनेंस एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। बस ये वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल बात यह है कि 1 मई को इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बैंकों को ये कहा गया कि तुम्हारी जो एनपीए और राइट ऑफ का जो अमाउंट है उसकी रिकवरी को बढ़ाया जाए। जो पहले 15% थी उसको अब 40% तक लेकर जाओ। अब ये किसी मजाक से कम नहीं है। पहले आपको कुछ टर्म समझा देता हूँ जो आगे वीडियो में समझने में काम आएंगे। राइट ऑफ ये वो कैटेगरी है जिसमें उन पैसों को डाला जाता है जो कभी वापस नहीं आते हैं। अपनी बैलेंस शीट को साफ रखने के लिए बैंक एनपीए के अमाउंट को इसमें डाल देती है। बाद में टाइम के साथ इसे रिकवर करने की कोशिश की जाती है, जो आज तक कभी 15% से ऊपर नहीं बढ़ी है। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर किसी लोन अमाउंट की 3 किस्त नहीं आती है तो उसे बैंक ग्रोस एनपीए के खाते में डाल दिया जाता है, और 6 महीने अगर तक किसी भी प्रकार की कोई किस्त नहीं आती है तो उसे बाद में एनपीए की लिस्ट में डाल दिया जाता है। विलफुल डिफॉल्टर ये वो लोग होते हैं जो पैसा लेते ही ना चुकाने के लिए हैं, या फिर बैंक के साथ स्कैम करते हैं और किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं। चाहे भी कुछ भी हो, ये लोग कभी भी पैसा वापस नहीं चुकाते हैं। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है कि इन स्कैमर के बड़े बड़े कनेक्शन होते हैं जिनकी वजह से ये लोग स्कैम कर पाते हैं, जिसमें सरकार भी कहीं ना कहीं इनकी मदद करती है। आगे जानेंगे कैसे। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर बैंक पैसा कमाती कैसे है। अगर आप और मुझ जैसे लोग और भी कई सारे लोग जो बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, जो आगे जाकर बैंक लोगों को लोन के रूप में देती है, जिससे मिलने वाले इंटरेस्ट से ही बैंक की कमाई होती है। लेकिन जब यही लोन कुछ समय के लिए डिले हो जाता है तो बैंक के पास होता है प्रोविजन फंड, जिससे कि बैंक कुछ टाइम तक अपना काम चला लेती है। लेकिन जब यही लोन काफी टाइम तक वापस नहीं आता है तो इसे एनपीए में डाल दिया जाता है। एनपीए बैंक के लिए कोई अच्छी बात नहीं होती है। इससे बैंक के शेयर प्राइस, इन्वेस्टमेंट पर इफेक्ट पड़ता है, जो ओवरऑल बैंक की परफॉर्मेंस पर ही सवाल खड़े कर देता है। इससे बचने के लिए बैंक इसे राइट ऑफ कर देती है ताकि उसकी बैलेंस शीट एकदम साफ सुथरे दिखे। एग्जाम्पल देते हैं आपको एसबीआई का। राइट ऑफ करने से पहले टोटल एनपीए एसबीआई का होता है 1,10,854 करोड़ रुपए, और इसके बाद 27,965 करोड़ रुपए। अगर कोई नॉर्मल इंसान एसबीआई का एनपीए अमाउंट देखेगा तो यही बोलेगा यहाँ तो सब सही है। और यही सबसे बड़ा स्कैम सामने आता है। पिछले 6 सालों में गवर्नमेंट ने 11 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए हैं। आरबीआई के हिसाब से ये अमाउंट सिर्फ 5 करोड़ से ऊपर के लोगों का है। CIRLC की रिपोर्ट के हिसाब से 2022 तक 13,000 से भी ज्यादा विलफुल डिफॉल्टर हो गए हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग डाटा यह है कि सिर्फ अगर 50 टॉप के लोग अपना लोन देते हैं तो वो 1 लाख करोड़ का होता है। इनमें से कुछ लोगों की बात हम आगे करेंगे। अब बात यह है कि इस 11 लाख करोड़ में 8 लाख करोड़ तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के हैं और 3 लाख करोड़ प्राइवेट सेक्टर के, जो राइट ऑफ कर दिए गए हैं। इसके हम सबसे बड़ा यह है कि सरकार इस समस्या को सुलझाने के बजाय इस पर कोई डिस्कशन ही नहीं करना चाहती, सिवाय अडानी को कोसने के, जैसे बस इन्होंने ही पूरा लोन लिया हो। 312 ऐसे विलफुल डिफॉल्टर है जिनका टोटल डेट 1.41 लाख करोड़ रुपीस है। ये लोग या तो देश छोड़कर भाग जाते हैं और कभी वापस आने का इरादा ही नहीं रखते हैं, और जो यहाँ रह जाते हैं वो अपने बड़े बड़े भारी भारी महंगे वकीलों की मदद से केस लड़ते हैं, जो हमारे जस्टिस सिस्टम की कमियों को अच्छी तरीके से जानते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनमें से कुछ भी पैसा वापस नहीं आया है। दरअसल 1.13 लाख करोड़ रुपीस रिकवर भी कर लिया गया है, जो कि सिर्फ 13 से 15% से ऊपर नहीं है, और उम्मीद भी नहीं है कि ये कभी आगे जाएगा। अब थोड़ा इन लुटेरों के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक कभी भी इन डिफॉल्टर की लिस्ट जारी नहीं करती है, और हम जिनका नाम बता रहे हैं वो सभी स्कैम कर चुके हैं। सेबी ने इनकी लिस्ट जारी की है, और बैंक के हिसाब से तो प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। आते हैं मेहुल चोकसी, जिन्होंने 7,110 करोड़ का स्कैम किया है। इनकी गीतांजलि स्कैम में 700 करोड़ के भी एसेट नहीं मिले हैं। माने 700 करोड़ के लोन का तो बैंक के पास कुछ भी नहीं है। साथ ही कुछ और कंपनीज के नाम भी बताते हैं, और ये वो हैं जो एनपीए डिक्लेयर होने के बाद भी बैंक इन्हें लोन लगातार दे रही। इरा इंफ्रा इंजीनियरिंग ने 5,879 करोड़ का, कॉनकोस्ट स्टील एंड पावर्स ने 4,107 करोड़ का, री एग्रो लिमिटेड ने 3,871 करोड़ रुपए का, एबीजी शिपयार्ड ने तो 28 बैंकों के साथ 22,882 करोड़ रुपए का स्कैम किया है। फर्स्ट इंटरनेशनल लिमिटेड ने 3,108 करोड़ रुपए का, विंसेंट डायमंड एंड ज्वेलरीज ने 2,671 करोड़ रुपए का, रोटोमेक ग्लोबल ने 2,481 करोड़ रुपए का, कोस्टल प्रोजेक्ट ने 2,311 करोड़ रुपए का, और डेक्कन क्रॉनिकल ने 8,180 करोड़ रुपए का स्कैम किया है। लिस्ट काफी लंबी है, और ये लोग तो कुछ भी नहीं है, इनसे भी बड़े बड़े लोग अभी बैठे हैं। पर क्या गवर्नमेंट इन सबको रोकने के लिए कुछ करेगी, या ये बिल भी जनता के नाम पे ही फटेगा? बात ये है कि ये लोन जितना दिखता है
उससे भी कहीं ज़्यादा है। ये आंकड़े जो आपको हम दिखा रहे हैं वो कम से कम ही हैं और हर एक वेबसाइट पे ये आपको कुछ अलग ही मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बिना सेबी और ईडी की नज़र में आए ये लोग स्कैम कैसे करते हैं। एक सीधी सी बात है, जब आप और मैं बैंक में लोन लेने जाएं तो पूरे खानदान की कुंडली, आईटीआर, जीएसटी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ब्लड टेस्ट, जमीन के और घर के कागज, फिर भी ना माने तो एक किडनी, और तब भी 50% चांस होते हैं कि आपको लोन मिलेगा या नहीं। फिर इनको इतनी आसानी से लोन कैसे मिल जाता है? ये बड़े लोग लोन दो तरीके से लेते हैं, जिसमें नॉर्मल जैसे एसेट के बदले, और एक होता है लेटर ऑफ क्रेडिट के बदले, जिसमें एक कंपनी होती है जो विदेश से अपना माल बेचती है। अब इंडिया के लिए ये ज़रूरी भी है कि बाहर एक्सपोर्ट किया जाए, जिससे कि हमारे फॉरेन रिजर्व बढ़े और इंपोर्ट करने में आसानी हो। कई कंपनियां ऐसा करती भी हैं, लेकिन इनमें से कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो बैंक वालों के साथ मिलकर फेक लेटर ऑफ क्रेडिट या और भी कई सारे तरीके होते हैं जिसमें बैंक के साथ फ्रॉड किया जा सके। शायद आप में से कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है। एग्जाम्पल से समझते हैं। रोटोमैक ग्लोबल 1992 में बनी ये कंपनी पेन बनाती थी। अपने टाइम पर ये काफ़ी फेमस भी थी। लिखते लिखते प्यार हो जाए, ये टैगलाइन आपने ज़रूर सुनी होगी। रोटोमैक को जल्द ही कामयाबी मिल गई थी। ये इंटरनेशनल भी हो गई थी। जब पेन बनाने के मामले में कोई और इनके आसपास भी नहीं था, तब विदेशों में माल बेचने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना था। तो ये गए इंडियन ओवरसीज बैंक के पास और वहाँ से लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाए, जिसमें से ये होता था कि बैंक इन्हें पैसा देती थी, ये प्रोडक्शन बढ़ाते थे, पेन एक्सपोर्ट करते थे, और फिर जो पैसा आएगा उससे ये बैंक को पैसे दे देते थे। कुछ टाइम तक तो सब सही चल रहा था। फिर धीरे धीरे एक के बाद एक लेटर ऑफ क्रेडिट डिवॉल्व होने लगे। इंडियन ओवरसीज बैंक को डाउट हुआ, तब इन्होंने सीबीआई की मदद ली और फिर जो खुलासे हुए वो चौंका देने वाले थे। रेड के बाद यह पता चला कि अब तक टोटल 11 लेटर ऑफ क्रेडिट को डिवॉल्व कर दिया गया है, जिसका अमाउंट लगभग 745 करोड़ रुपए है। इन सब में बैंक के पास रोटोमैक की तरफ से कोई भी सिक्योरिटी भी नहीं है। अगर आप और मैं सिक्योरिटी के बिना अगर लोन लेने जाएं तो आपको और हमको तो बैंक बाहर ही निकाल दें, और इनको 750 करोड़ का लोन बिना किसी सेफ्टी के दिया गया। और सिर्फ लेटर ऑफ क्रेडिट का ये वो अमाउंट है जो दिया नहीं गया था, लेकिन जो वास्तव में फ्रॉड है वो लगभग 2919 करोड़ का है। फिर क्या होना था? सीबीआई ने इस कंपनी के डायरेक्टर साधना कोठारी और राहुल कोठारी को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई का कहना था कि इस पूरे स्कैम में फेक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, परचेज बिल और फेक बिल ऑफ लैंडिंग सामने आए हैं। जब कंपनी की बाहरी ऑडिट कराई गई तो ये पता चला कि कंपनी की बैलेंस शीट में भी हेराफेरी की गई है। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि जब बैंक से पूछा गया कि आपको जब लगातार 3 क्रेडिट का पैसा नहीं मिला तो शक नहीं हुआ, और बैंक की तरफ से जवाब आया कि शक तो हुआ था, पर बस ये लास्ट में पर ही रह गया था। चलिए एक और कंपनी की बात कर लेते हैं, एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड। इसके मालिक हैं ऋषि अग्रवाल। इनको 5 महीने पहले सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि भाई साहब बैंकों को चूना लगा रहे थे। 2012 से लेकर 2017 के बीच में 28 बैंकों के साथ फ्रॉड किया। इनमें से कुछ नामी गिनामी बैंक भी शामिल हैं, जैसे एसबीआई, आईडीबीआई और आईसीआईसीआई। बात यह थी कि एबीजी 2005 से ही लोन ले रही थी, लेकिन 30/11/2013 को इन्हें एनपीए में डाल दिया गया था। लेकिन फिर भी इनकी बैलेंस शीट देखी जाए तो इसमें लोन लगातार बढ़ता ही जा रहा था। मार्च 2014 में 2,900 करोड़, मार्च 2015 में 4,351 करोड़ और मार्च 2016 में 5,019 करोड़। अब ये जितना भी अमाउंट लिया गया था लोन और ओवरड्राफ्ट के द्वारा लिया गया था। लेकिन सवाल ये है कि जब आप 2013 में ही एनपीए डिक्लेयर हो चुके हैं तो आपको लोन और ओवरड्राफ्ट मिला कैसे? इतने सारे ऑडिट फर्म, ईडी, सीबीआई, सेबी, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफ कॉरपोरेशन, इन सब के होने के बाद भी ये फ्रॉड आखिरकार होते कैसे हैं? अगर आप मामले की गहराई को समझना चाहते हैं तो एक काम करें, अपनी ईएमआई की 2-3 किस्तें ना भरें और फिर देखिए आपके साथ क्या होता है। आपको 5 से 6 फ़ोन कॉल में ही डिप्रेशन में डाल देंगे। तो सोचिए कि इतना बड़ा लोन और वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के, क्या ये किसी घोटाले से कम नहीं है? ऐसा 1-2 केस हो तो बताऊं, लेकिन ये कम से कम 10,000 से भी ज़्यादा केसेस हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ना बैंक बचेगा ना हमारा पैसा। नीरव मोदी, विजय माल्या, सत्यम कंप्यूटर्स, ये सब तो पुराने केसेस हैं। इनको तो लोग भूल भी गए हैं। अब इन सब में आपका और मेरा नुकसान कैसे है? क्यों गवर्नमेंट कुछ करने में इंटरेस्टेड नहीं है? अगर वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा तो हमने कहा था कि बिल आपके नाम पर ही फटेगा। तो सुनिए कैसे। जब भी बैंक के ऊपर ऐसी मुसीबत आती है तो वो अपना पैसा रिकवर करने के लिए आपको ही निशाना बनाती है, जिसमें कई सारे चार्जेस के बहाने वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं, जिसमें लो बैलेंस, एटीएम, चेकबुक, किसी दूसरे बैंक के एटीएम से रुपए निकालने का चार्ज। लिस्ट काफ़ी लंबी है। कई बुद्धिजीवी सोचेंगे कि कितनी लंबी, तो हम कहेंगे 58 पेज जितनी लंबी। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसे आप जाकर पढ़ सकते हैं, और हमें पता है जो आप जाकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। इतना कौन सोचता है? अगर बैंक अकाउंट मेंटेनेंस के नाम पर एक्स्ट्रा 50-60 रुपये काट लिए जाए तो किसे फ़र्क पड़ता है? लेकिन जब यही पैसा 50 करोड़ अकाउंट से काट लिया जाए तो कितना होगा? ना गिनने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इतने ज़ीरो आप नहीं लगा पाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई स्कैम होता है तो वो सीधा आपके साथ होता है। किसी दंगे में अगर सरकार के 100-200 करोड़ का नुकसान होता है तो वो भी आपका ही है। अगर कोई सरकारी और गैर सरकारी घोटाला भी होता है तो वो भी आपके साथ ही होता है। जब भी गवर्नमेंट जीएसटी बढ़ाती है तो वो जनता पर लगती है, क्योंकि बिजनेसमैन कभी टैक्स नहीं भरते हैं, हमेशा एंड ऑफ द यूज़र ही भरता है।
कहीं ना कहीं ये सारे घोटाले जनता की जेब पर असर करते हैं और सरकार कबूतर की तरह आंखें बंद करके बस इन्हें देखती रहती है और जब तक कि कोई खबर सामने नहीं आती तब तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता। लेकिन अब कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट और राइट ऑफ का अमाउंट लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये भी नहीं है कि ईडी सीबीआई से भी कुछ कर नहीं रही है, लेकिन जब तक कि ये किसी एक को पकड़ते हैं तब तक दो स्कैमर देश छोड़कर भाग जाते हैं और जिन लोगों को ये पकड़ भी लेते हैं वो भी कानून की कमियों को अच्छी तरीके से जानते हैं और केस बस चलते रहते हैं और चलते रहते हैं। आप प्रॉब्लम तो समझ गए होंगे, इसमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कौन करेगा? इन सब का आपको जवाब मिलेगा टीवी 12/24 की वेबसाइट पर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल फिर एक और वीडियो के साथ।